26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो मुंबई और कह सकते हैं पूरे भारत के जहन में आज भी ताज़ा है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक अंधाधुंध आतंकी हमला नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा प्लान जिसका हर एक हिस्सा, हर एक पन्ना बड़ी बारीकी से लिखा गया था। तो आज हम इसी साजिश की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे जमीन से लेकर समंदर तक इस हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। और जानते हैं, इस कहानी की जड़ें जितनी मामूली लगती हैं ना, उसका अंजाम उतना ही खौफनाक था। सोचिए, ये सब शुरू कहां से हुआ? पाकिस्तान के एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले दो दोस्तों से। और इसका अंत कहां हुआ? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को आग की लपटों में झोंककर। तो चलिए अब इस साजिश के आर्किटेक्ट से मिलते हैं। कौन थे वो लोग? कहानी के दो मेन किरदार हैं, दाऊद सईद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राना। ये दोनों पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में साथ पढ़ते थे और यहीं से उस दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर एक ऐसी भयानक साजिश की नींव रखी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरे खेल में पहचान, आइडेंटिटी को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। देखिए, दाऊद सईद गिलानी जो था, उसकी मां अमरीकी थी, रंगोरा और एक आंख भूरी तो दूसरी नीली। इसी का फायदा उठाया गया, उसे एक नई बिल्कुल अमरीकी पहचान दी गई और इस तरह दाऊद गिलानी बन गया डेविड कोलमैन हेडली, एक अमेरिकी नागरिक जिसके हाथ में था एक अमेरिकी पासपोर्ट। और यकीन मानिए, ये जो दोहरी पहचान थी ना, यही इस पूरे प्लान की सबसे जरूरी कड़ी थी। तो साल 2001 में यही गिलानी, यानी कि अब डेविड हेडली, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के कांटेक्ट में आया। अब हाफिज सईद के लिए तो ये सोने पे सुहागा था। हेडली का रूप रंग, उसकी अमेरिकी नागरिकता, वो उसके लिए बहुत काम की चीज थी। उसे फौरन पाकिस्तान बुलाया गया, ट्रेनिंग दी गई और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाने लगा। और इस मिशन की फंडिंग, जैसा कि बाद में सामने आया, वो पाकिस्तान की आईएसआई कर रही थी। तो देखिए, एक तरफ तो हेडली अमेरिका में अपनी नई पहचान के साथ घुल मिल रहा था और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस हमले को अंजाम देने के लिए कह सकते हैं हथियार तैयार किए जा रहे थे। मतलब असली प्यादे। लश्कर-ए-तैयबा ऐसे नौजवानों की तलाश में था जो जवान हो, जिनकी शादी न हुई हो और जिनका कोई भविष्य न देखता हो। और इसी तलाश में उन्हें मिला मोहम्मद अजमल आमिर कस्साब, सिर्फ 21 साल का एक लड़का। सोचिए कहानी कितनी अजीब है। ईद पर नए कपड़ों के लिए अपने अब्बा से झगड़ा हुआ और वो घर से भाग गया। फिर छोटी मोटी चोरियां करने लगा और इसी दौरान वो लश्कर के एक मेंबर के कांटेक्ट में आ गया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उसे सीधे मुंबई के सीएसटी स्टेशन तक ले आया। कसाब जैसे लड़कों को पकड़ने के बाद उन्हें एक बेहद बेरहम ट्रेनिंग से गुजारा गया। ये 4 फेज में होती थी। पहला था दौरा सूफा। ये 21 दिन की बेसिक मजहबी ट्रेनिंग थी, एक तरह से ब्रेन वॉशिंग। दूसरा दौरा अम्मा। इसमें हथियार चलाना, नक्शे पढ़ना और फिजिकल ट्रेनिंग शामिल थी। तीसरा और सबसे कठिन था दौरा खस्सा। इसमें दी जाती थी एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग। और आखिर में दौरा रब्बत, जिसमें इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग होती थी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो लड़के नहीं रहे, वो कट्टर हत्यारे बन चुके थे। तो हमलावर तैयार हो रहे थे, पर हमला करना कहाँ है, कैसे करना है, इसके लिए चाहिए था एक रैकी मैन। तो चलिए वापस आते हैं डेविड हेडली पर। उसका काम था जमीनी हकीकत का पता लगाना। सच तो यह है कि उसके बिना यह हमला हो ही नहीं सकता था। वो उन लोगों की आंखें और कान था जिसने मुंबई का पूरा नक्शा आतंकियों की हथेली पर रख दिया। 2006 से लेकर 2008 तक हेडली कई बार मुंबई आया और बहाना क्या था कि वो अपने दोस्त तहव्वुर राणा की वीजा कंपनी की एक ब्रांच खोलने आया है। अब सोचिए, एक अमेरिकी नागरिक मुंबई में बिजनेस करने आया है, भला उस पर कौन शक करता। और इसी आड़ में उसने बड़े आराम से बिना किसी की नजर में आए शहर के चप्पे चप्पे की रेकी की। और उसके टारगेट क्या थे? शहर की सबसे मशहूर जगहें, ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। इन सब हाई प्रोफाइल ठिकानों की उसने बहुत बारीकी से वीडियोग्राफी की, तस्वीरें खींची। इतना ही नहीं, उसने ये भी पता लगाया कि हमलावर समंदर के रास्ते से शहर में सबसे आसानी से कहाँ घुस सकते हैं। मतलब उसने हमलावरों के लिए एक पूरे की पूरी वर्चुअल प्लेबुक ही तैयार कर दी थी।
और यहीं पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भयानक इस्तेमाल देखने को मिलता है। हेडली ने जो भी वीडियो, फोटो और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजे थे, उनका इस्तेमाल करके लश्कर के एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जरार शाह ने एक पूरा 3D गूगल मैप्स प्रेजेंटेशन तैयार किया। सोचकर देखिए, उन 10 हमलावरों को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि देखो, तुम्हें इस रास्ते से जाना है, ये तुम्हारा टारगेट है, और हाँ, यहाँ इतनी भीड़ मिलेगी। सब कुछ बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। तो अब तक सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जासूस ने अपना काम कर दिया था, हमलावर एकदम तैयार थे, टारगेट तय हो चुके थे। अब बस हमले को अंजाम देना बाकी था। तारीख थी 26 नवंबर 2008। कराची से निकले 10 आतंकी समंदर में कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक करते हैं, उसके मछुआरों को मार देते हैं और फिर उसी नाव से भारतीय सीमा में घुस आते हैं। और उतरते कहाँ हैं? मुंबई के बधवार पार्क में। ये एक मछुआरों की बस्ती थी। प्लान ये था कि वो आसानी से भीड़ में गुम हो जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। जमीन पर पैर रखते ही वो 10 हमलावर 2-2 की 5 टीमों में बंट गए। इनको बड़ी पेयर्स कहा गया। हर टीम को एक अलग टारगेट सौंपा गया था। जैसे कसाब और इस्माइल खान को भेजा गया CST स्टेशन, 2 लोग गए ताज होटल, 2 ओबेरॉय ट्राइडेंट, 2 लियोपोल्ड कैफे और 2 नरीमन हाउस। मकसद बिल्कुल साफ था, एक ही वक्त पर पूरे शहर में ज्यादा से ज्यादा तबाही और खौफ का माहौल बनाना। और फिर रात के करीब 9:30 बजे मुंबई पर एक साथ कई जगहों से हमला शुरू हो गया। लियोपोल्ड कैफे, CST स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय होटल, हर तरफ से बस गोलियों और धमाकों की आवाजें। शहर के जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स थे, हमारी पुलिस, वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और दुश्मन है कहाँ और कितने हैं। इन हमलावरों की बेरहमी का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। CST स्टेशन पर मौजूद एक चश्मदीद ने बाद में बताया कि अजमल कस्साब लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। यह दिखाता है कि उस ट्रेनिंग ने उन्हें इंसान से क्या बना दिया था, बिल्कुल संवेदनहीन। एक तरफ मुंबई जल रही थी और दूसरी तरफ सवाल उठ रहे थे कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ हैं। जवाबी कार्रवाई में जो देरी हुई, उसने इस हमले की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया और हमारे सिस्टम की कई बड़ी कमियों को सबके सामने लाकर रख दिया। तो सवाल उठता है कि देश की सबसे एलीट फोर्स NSG कमांडो को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में इतनी देर आखिर लगी क्यों? इसकी कई वजह थी जो सिस्टम की हालत बताती हैं। पहली बात तो ये कि जिस एयरक्राफ्ट से उन्हें जाना था वो दिल्ली में था ही नहीं, वो चंडीगढ़ में पार्क था। फिर बड़ी मुश्किल से एक छोटा एयरक्राफ्ट मिला जिसमें सारे कमांडो एक साथ आ भी नहीं सकते थे। ऊपर से उस एयरक्राफ्ट को तैयार करने और फ्यूल भरने में ही 2.5 घंटे और लग गए। इन सब चीजों की वजह से NSG को मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचने में ही 7 से 8 घंटे का वक्त लग गया। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी गलती हो रही थी। हमारे टीवी चैनल्स वो कमांडो ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कमांडो छत पर कहां से उतर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सारी जानकारी अनजाने में ही सही सीधा पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स तक पहुंच रही थी और वो फोन पर हमलावरों को लगातार गाइड कर रहे थे। इससे हमारे सुरक्षा बलों को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरे अंधेरे के बीच बहादुरी के कुछ ऐसे चिराग भी जले जो आज भी याद किए जाते हैं। एक नाम है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। जब कसाब और स्माइल एक गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे तो ओम्बले निहत्थे थे, सिर्फ एक लाठी लेकर कसाब पर झपट पड़े। कसाब ने अपनी AK-47 की पूरी मैगजीन उनके सीने में उतार दी, लेकिन तुकाराम ओम्बले ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी पुलिस वालों ने कसाब को जिंदा नहीं पकड़ लिया। उनकी इस बेमिसाल कुर्बानी ने ही दुनिया को 26/11 का इकलौता जिंदा सबूत दिया। ये हमला कोई कुछ घंटों की बात नहीं थी, ये एक लंबा खिंचता हुआ दुष्स्वप्न था। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में जो घेराबंदी थी वो करीब 60 घंटों तक चली। मतलब पूरे 3 दिन तक मुंबई शहर आतंक के साए में सांस लेता रहा। और जब आखिरकार ये सब खत्म हुआ तो इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। इस हमले में 176 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो हमेशा के लिए बदल गए। तो आखिर में एक सवाल जरूर बचता है, हमने 26/11 से क्या सीखा?
एक ऐसा हमला जिसमें इतनी गहरी प्लानिंग हो, इंटरनेशनल जासूसी हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कट्टर विचारधारा का इतना जहरीला कॉकटेल हो। क्या हम भविष्य में ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए आज तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।